हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो आज का लेक्चर सच में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ से आता है लॉन्ग, लॉन्ग नहीं तो शॉर्ट तो आने ही आना होता है, कुछ ना कुछ तो यहाँ से आएगा और इम्पॉर्टेंट है, समझने वाला है, हम समझ लेंगे अच्छे तरीके से। ठीक है जी, बस आराम सुनते रहना। तो इसके 2 3 4 पार्ट आएंगे जिसके अंदर हम बात करेंगे आज स्ट्रक्चर की और थोड़ा बहुत इसके रेप्लिकेशन वगैरह की बात करेंगे। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसका डिसीज़ प्रोग्रेशन, फिर इसके बाद लैब डायग्नोसिस वगैरह हम डिस्कस करेंगे। मतलब सारे के सारे चीज़ें हम 3 से 4 पार्ट में कवर कर लेंगे। तो सारे पार्ट देखना, पक्का क्वेश्चन यहाँ से आएगा, शॉर्ट शॉर्ट पूरा अटेंटिव होके। स्टार्ट करें, चलो आ जाओ। तो HIV एड्स बहुत ज़्यादा मतलब तरीके सुना हुआ है हम लोगों ने, है ना, सुना ही होगा हमने, क्लास 12th में 11th में नीट प्रिपरेशन में पढ़ा होता है सब कुछ। ठीक है, तो मैंने क्या बोला आपसे, ये एक वायरस से होने वाली बीमारी है। एड्स किससे हो रहा है? HIV वायरस से हो रहा है। ठीक है, 2 3 बातें जान लो कि ये एक RNA वायरस है और ये एक इन्वेलप्ड वायरस है ना। मतलब जो कैप्सिड के बाहर क्या होगा, इन्वेलप भी होगा इसमें। ठीक है, अब मैंने बोला आपसे इसकी फैमिली का नाम है रेट्रोविरिडी फैमिली, है ना, रेट्रोविरिडी फैमिली। थोड़ा कॉमन फैक्ट है, याद रहना चाहिए। आ जाओ, अब थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे जाएं। तो पहली बार जो केस हमें मिला है ना एड्स का, वो न्यूयॉर्क में 1981, है ना, इस टाइम पे मिला। और हमें पता लगा कि HIV डिस्कवरी हुई मतलब कब, 1983 में पाश्चर इंस्टीट्यूट इन पेरिस, है ना। समझ में आ रहा है क्या कि HIV वायरस की डिस्कवरी कब हुई? 1983। पहली बार हमें केस कब आपका डिमोस्ट्रेट हुआ? वो हुआ आपका 1981। ठीक है जी, चलो। और उसके बाद तो बीमारी बहुत ज़्यादा फैल गई और पिछले 3 डिकेड से तो मतलब एक तरीके से बहुत बड़ी प्रॉब्लम में से एक है ये, है ना। चलो आ जाओ, अब बात करते हैं स्ट्रक्चर की, समझते हैं। तो एक्चुअली में स्ट्रक्चर कैसे दिख रहा है आपको? स्पेरिकल। अगर आप देखो भी यहाँ पे तो ये कैसा दिख रहा है आपको? स्पेरिकल। साइज है इतना, बट ठीक है, मैंने याद रखना स्पेरिकल है। अब मुझे स्ट्रक्चर को समझाना है आपको। तो मैं किसी भी वायरस को, देखो वायरस कैसा है ये, इन्वेलप्ड वायरस। तो इन्वेलप्ड वायरस को मैं कैसे डिवाइड करूँगा? इन्वेलप, है ना, एक इन्वेलप होगा और उसके अंदर न्यूक्लियोकैप्सिड होगा, है ना। तो ये हो गया। तो जो इन्वेलप है ना, सबसे बाहर वाला हिस्सा, अगर आप इस फोटो को देखो, इस फोटो को देखो, ये बाहर वाला हिस्सा जो ये बाहर दिख रहा है, ठीक है, ये किससे बना हुआ है? लिपोप्रोटीन, यानी कि लिपिड पार्ट होगा और प्रोटीन पार्ट होगा। मेन बात क्या है, जो लिपिड पार्ट है ना, वो तो होस्ट के सेल मेम्ब्रेन से ड्राइव्ड होगा। अगर आपने जनरल वायरस पढ़ा होगा मेरे से, वायरोलॉजी, तो आपने जाना होगा, आज भी हल्का हल्का बता दूंगा। तो लिपिड जो वाला पार्ट है ये किससे ड्राइव्ड है? होस्ट से, है ना, होस्ट मतलब ह्यूमन वगैरह से। ठीक है, अब बात करते हैं प्रोटीन वाले पार्ट की। तो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं 2 पार्ट, प्रोटीन 2 हैं। एक आपको दिख रहा है ये ऊपर निकला हुआ ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, तो ये हो ग्लाइकोप्रोटीन 120, और एक दिख रहा है आपको ये नीचे वाला पार्ट, तो इसे बोलें ग्लाइकोप्रोटीन 41। ठीक है, तो जो नॉब लाइक निकला हुआ है ग्लाइकोप्रोटीन 120, और जो अंदर ट्रांस मेम्ब्रेन में है तो उसे बोलेंगे हम क्या? ग्लाइकोप्रोटीन 41। तो ये 2 चीज़ें हो गई, इंपॉर्टेंट है। अब आप बोलोगे कि क्या काम है इनका? बिल्कुल काम आएगा, एक तरीके से अटैचमेंट वगैरह में काम आता है, फ्यूजन वगैरह में काम आता है, बट अभी जस्ट हम समझ रहे स्ट्रक्चर। तो आपने इन्वेलप में क्या देखा? इन्वेलप में देखा कि इन्वेलप इज मेड अप ऑफ लिपोप्रोटीन एंड इसमें लिपिड पार्ट तो होस्ट से ड्राइव्ड है। जो प्रोटीन पार्ट है उसके 2 हिस्से हैं, एक ग्लाइकोप्रोटीन होगा 120 और एक ग्लाइकोप्रोटीन होगा कितना? 41। ठीक है जी, तो ये हमने देखा, रफ कर दो इसको। चलो आ जाओ, अब आते हैं क्या, न्यूक्लियोकैप्सिड, मतलब अंदर साइड इधर ये क्या है? कैप्सिड। ये क्या है? रेड जो बना रहा हो देखो, ये क्या बना रहा हूँ? कैप्सिड। ठीक है, इकोसाहेड्रल आपकी इसकी शेप होगी, यहाँ दिख नहीं रही बट हाँ, कैप्सिड की शेप कैसी है? इकोसाहेड्रल। ओके, अब यहाँ पे जो कैप्सिड किससे मिलके बना हुआ है? बहुत सारे प्रोटीन से। क्या बोलेंगे उनको प्रोटीन को? कोर प्रोटीन, है ना, प्रोटीन प्रोटीन प्रोटीन। ठीक है ठीक है ठीक है। अब उसके अंदर आप इस कैप्सिड के अंदर देखो, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? RNA और बहुत सारे एंजाइम्स होंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये कुछ बड़ी बात नहीं है। न्यूक्लियोकैप्सिड में क्या क्या है? एक तो कैप्सिड है जो किससे बना हुआ है? प्रोटीन से। ठीक है, और जो आपका न्यूक्लियस क्या है आपका? 2 आइडेंटिकल RNA होंगे और बहुत सारे एंजाइम्स। अगर आपने पढ़ा होगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, इंटीग्रेज, प्रोटीएज, ये सारे एंजाइम यहाँ प्रेजेंट होंगे। खत्म हो गया पूरा, है ना। यही तो होता है, एक हमने इन्वेलप पढ़ लिया बार बार वाला और हमने एक न्यूक्लियोकैप्सिड पढ़ लिया। ठीक है जी, तो इतना सिंपल था। अब आ जाओ, अब ना एक चीज़ और होती है इसके अंदर, HIV के जीन, मतलब जो आपका RNA दिखता है उसके ऊपर जीन है, तो वो जीन के बारे में थोड़ा और देख लेते हैं। एक्चुअली जीन क्या करते हैं, मैं बोल रहा हूँ आपसे कि जीन क्या करते हैं। जीन हमें कोड करते हैं स्ट्रक्चर। मैंने बोला आपसे ग्लाइकोप्रोटीन 120 इसके पास है, कैसे आया होगा?
किसी जीन ने कोड किया होगा ये, है ना। मैंने बोला ग्लाइकोप्रोटीन 41, किसी जीन ने कोड किया होगा इसको, ठीक है। तो जीन के बारे में समझ रहे हैं जिससे कि मेरा पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है। तो जो स्ट्रक्चरल जीन है 3 हैं, GAG POLENV, है ना, गैग पॉल इन्व, कैसे भी याद कर लो, ये 3 आपको याद करने हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी नॉन स्ट्रक्चरल है, नाम देख लो, कुछ मतलब नहीं है इनका। आ जाओ तो एक बार देखते हैं स्ट्रक्चरल जीन की, इन 3 जीन से मेरा पूरा जो वायरस है पूरा बन रखा है। अब देखते हैं इन जीन का क्या क्या कंट्रीब्यूशन है, कि गैग का कंट्रीब्यूशन क्या क्या है, पॉल का कंट्रीब्यूशन क्या क्या है, इनका कंट्रीब्यूशन क्या क्या है। तो एक बार पॉल का पहले देख लो, POL, है ना। पॉल जीन का कंट्रीब्यूशन क्या है, पॉल जीन क्या कोड करेगा, कोड करेगा वो सारे के सारे एंजाइम्स, है ना, सारे के सारे एंजाइम्स, लाइक P51। एक्चुअली 51, 66, 31 ये नंबर देख लो क्या है, एक्चुअली मॉलिकुलर वेट है, P फॉर प्रोटीन और ऊपर उसका मॉलिकुलर वेट है ना। तो जो पॉल जीन है वो कोड करेगा P41, P66, P31, जो रिप्रेजेंट क्या करेंगे वो एंजाइम्स। तो ये एक तरीके से पॉल का मतलब समझो एंजाइम बना रहा है, ठीक है जी, समझ में आ गया। चलो अब आते हैं यहाँ पे, क्या यहाँ पे देखो GAG गैग जीन क्या कोड करेगा, प्रिकर्सर 55, जो टूटेगा तो बनेगा P18, P24, P15। अब आप बोलोगे 55 को तोड़ रहे हैं तो अलग अलग, ये तो बराबर नहीं टूटा, ये तो बराबर नहीं टूटा। देखो एक्चुअली क्या हो रहा है, ये ऐसा टूटना नहीं चाहिए, मॉलिकुलर वेट है, ऐसा नहीं है कि एक नंबर है सिंपल कि उसे तोड़ोगे तो 2 हिस्सों में अलग अलग बटेगा, नहीं, है ना, ये एक मॉलिकुलर वेट है। तो मैंने आपसे बोला जो P18 है वो क्या बना रहा है, एक सेकेंड, इमेज है यहाँ, मैट्रिक्स, ये यहाँ पे जो है ये वाला अंदर वाला ये बना रहा है, ठीक है, P18। और ये क्या बना रहा है, कोर, मतलब जो ये दिख रहा है कोर, ये बना रहा है। तो ये बना रहा है क्या, गैग जीन। तो अंदर वाला हिस्सा जितना भी है कोर, और जो उसके आसपास जो मैट्रिक्स है वो सब ये बना रहा है। अब मैंने बोला एक जीन और होता है इन जीन, जो आपका ग्लाइकोप्रोटीन 120 और ग्लाइकोप्रोटीन 41 बना रहा है, ठीक है। एक्चुअली इसका प्रिकर्सर क्या है, किससे बने हैं ये, ग्लाइकोप्रोटीन 160 से, ठीक है। जब ये टूटेगा तो ग्लाइकोप्रोटीन 120, 41। कुछ काम लिखा है यहाँ पे मैंने, अभी थोड़ी देर में पढ़ा दूंगा, समझ में हमको आ गया। अब आपको देखने को मिलेगा, हमें 2 टाइप के केस मिलते हैं, HIV1, HIV2। तो ये क्या है, दोनों ही एड्स कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात। तो HIV1 और 2 क्यों, क्योंकि जो इन जीन का सीक्वेंस है उसमें डिफरेंस है। एक्चुअली में HIV1 ही पूरे वर्ल्ड में मोस्ट कॉमन है, लीथल यही सब कुछ है। HIV2 बहुत रेयर है, ठीक है, किसी वर्ल्ड के किसी कोने में मिलता है और बाकी हर जगह नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो HIV1 और HIV2 में कोई डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, बस इन जीन के सीक्वेंस में डिफरेंस है, ठीक है जी। चलो ये थोड़ा फैक्चुअल डाटा भी है यार, क्या करें, याद करना ही पड़ता है। हमने क्या देखा अभी, हमने पहले समझा स्ट्रक्चर समझ लिया, फिर स्ट्रक्चर को कंट्रीब्यूट बनाने वाले जीन्स कौन कौन सा कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट होगा आगे चलिए, ठीक है। चलो, है ना, आ जाओ अब स्टार्ट करते हैं पैथोजेनेसिस। तो यार तो सिंपल सा है, पहले डिस्कस करते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन मतलब क्या है, यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका ब्लड कांटेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो पहला क्या होता है, मोस्ट कॉमन मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कि अगर आप देखोगे हमारे वर्ल्ड में अगर 100 HIV केस हैं तो 75 का जो रीज़न होगा वो क्या रहेगा, सेक्शुअल मोड ऑफ, मतलब एक पेशेंट को एड्स था, एक को नहीं था, ठीक है, और उसने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया और उनमें एड्स ट्रांसफ़र हो गया। तो 75% ऑफ द केसेस जो वर्ल्ड में हैं वो किस मोड ऑफ ट्रांसमिशन से फैले हैं, वो सेक्सुअल मोड से फैले हैं, मोस्ट कॉमन मोड ऑफ ट्रांसमिशन। लेकिन रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन बहुत कम है। आप बोलोगे समझ नहीं आया ये, है ना, रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन बहुत कम है। एक्चुअली देखो मैं पहले 2 चीज़ कंपेयर करता हूँ। जैसे आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन समझो, ये बहुत कॉमन है, लीस्ट कॉमन है, बहुत कम मिलेगा, है ना, लेकिन मैक्सिमम ट्रांसमिशन है, मैक्सिमम रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन कितना है, 90 to 95%। देखो इस बात का मतलब समझो, जब मैंने बोला वो लीस्ट कॉमन है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मतलब कि जो पेशेंट मुझे आसपास मिलेंगे उनका जो ट्रांसमिशन हुआ है वो इससे बहुत कम चांसेस है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। क्यों, देखिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन होगा, फिर उसके काफ़ी टेस्ट होते हैं, तो प्रोबेबिलिटी इतनी कम हो जाती है कि उसके अंदर HIV वाला ब्लड हो, है ना, इन्फेक्टेड ब्लड हो, जो कि इतने टेस्ट के बाद वो गुजरता है।
तो क्या हुआ, इसका फैलना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन बाई चांस किसी इंसान के अंदर ब्लड ट्रांसफ्यूजन आ गया जिसके अंदर एचआईवी है, तो उसका एचआईवी होना इतना परसेंटेज हाई है। ऐसे यहाँ पे समझो कि जो सेक्सुअल मोड है वो बहुत कॉमन है ना, लेकिन सेक्सुअल रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन, मतलब कि एक एचआईवी पेशेंट ने किसी का इंटरकोर्स किया तो उसको होने के चांसेस वो बहुत कम है ना, लेकिन सेक्सुअल मूड इतना ज़्यादा फैला हुआ है तो केसेस ज़्यादा मिलते हैं। समझ में आ रहा है कि दो बात का डिफरेंस? ठीक है, आ जाओ। तो पेरेंट्स टू चाइल्ड ही फैल सकता है, रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन 20 से 40% रहता है ये भी, और आपका कुछ परक्यूटेनियस है ना, देखा होगा आईवी ड्रग अब्यूजर्स वगैरह। ठीक है, आ जाओ यहाँ पे देखो, ये वाला टेबल इंपॉर्टेंट है। जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन में रिस्क तो बहुत है लेकिन केस बहुत कम है। बिकॉज आप बताओ क्यों ऐसा डिफरेंस क्यों है? बिकॉज ब्लड ट्रांसफ्यूजन से फैलना मुश्किल क्यों है? बिकॉज बहुत सारे टेस्ट होते हैं, तो वो टेस्ट पहले ही उसको रूल आउट कर देंगे और वो बीमारी फैलेगी ही नहीं। और सेक्सुअल इंटरकोर्स में आप देखोगे यार, देखो कितना रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन कितना ही कम है, लेकिन केसेस बहुत हैं। बिकॉज केसेस बहुत हैं, ठीक है। देखो इंडिया में तो 90% है, ठीक है। ये सब क्यों हो रहा है? बिकॉज वही ना, टेस्ट नहीं है ऐसे, हमें नहीं पता देखने से यार उसको एड्स होगा एचआईवी होगा, नहीं पता चल रहा, ठीक है। चलो आ जाओ, अब आ जाओ यहाँ पे एक चीज़ समझते हैं, रिसेप्टर अटैचमेंट। अब मैंने समझा दिया आपको स्ट्रक्चर के बारे में, मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बारे में। अब मैं समझ रहा हूँ किसी इंसान के अंदर मोड ऑफ ट्रांसमिशन मतलब कि वो एचआईवी वायरस किसी के ब्लड में आ गया। अब क्या होगा? अब होगा हमला। देखो कैसे होगा, बहुत गर्मी है। तो मैंने क्या बोला, मेरी बात समझना कि ये आपका एक सेल है ना, ये आपका कोई भी मान लो जिसके ऊपर एक रिसेप्टर है CD4, है ना। टी लिम्फोसाइट, टी हेल्पर सेल हो सकते हैं या फिर मैक्रोफेज हो सकते हैं, है ना। इनके ऊपर CD4 होता है। अब एचआईवी के पास, ये एचआईवी वायरस है, एचआईवी के पास एक क्या होता है, ग्लाइकोप्रोटीन 120, याद करो पढ़ाया था अभी थोड़ी देर पहले। तो ये 120 इससे जाके लगेगा, है ना, तो इसे बोलते हैं अटैचमेंट। तो अटैचमेंट में क्या हुआ, ग्लाइकोप्रोटीन 120 जो कि वायरस का है, CD4 रिसेप्टर जो कि होस्ट में है, कौन से सेल्स में होता है, टी लिम्फोसाइट्स और बहुत मैक्रोफेजेस में, ठीक है। यहाँ मिला, इनके बीच में हो गया अटैचमेंट, है ना, ये हो गया अटैचमेंट। लेकिन यही इनफ नहीं है अभी फ्यूज़न करने के लिए, मतलब एक और रिसेप्टर चाहिए होगा, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंस है, यहाँ पे डिफरेंस ये है, अगर टी लिम्फोसाइट हुआ, मान लिया अभी के लिए टी लिम्फोसाइट है, तो यहाँ पे कौन सा वाला को रिसेप्टर प्रेजेंट होगा, CXCR4। और यहाँ पे अगर मैक्रोफेज वाला सेल हुआ ये, तो कौन सा होगा, CCR5, ठीक है। और यहाँ पे तो कॉमन ही है वायरस में, यहाँ पे क्या था बताओ, ग्लाइकोप्रोटीन 41, तो इससे भी कर सकता है, इससे भी कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन मैक्रोफेज है, लिम्फोसाइट है। समझ में आया क्या, है ना। तो ये अटैचमेंट हुआ और इसकी हेल्प से अंदर चला गया, मतलब फ्यूज़न हो गया, ये वाला सेल और ये वाला सेल की मेम्ब्रेन फ्यूज़ कर गई, मतलब जो होस्ट की सेल है और जो वायरस का सेल है वो फ्यूज़ कर गया, ठीक है जी। समझ में आया ना, बहुत आसान है, कुछ नहीं है। देखो ग्लाइकोप्रोटीन 120 इससे करेगा, और ये जो है को ट्रांसपोर्ट डिपेंडिंग अपॉन कौन सा सेल है, ठीक है। अब आ जाओ रेप्लिक, अब ठीक इसे रफ कर दूँ, एक मिनट। हाँ, अब मैंने क्या बोला आपसे, आगे क्या होगा। अब देखो यहाँ मैंने क्या बोला आपसे, जो वायरस है वो आपका कैसा है बताओ, इन्वेलप्ड वायरस है। तो जब यहाँ पे फ्यूज़न हुआ तो इन्वेलप बाहर रह गया। अभी मैं बना रहा हूँ आपको होस्ट, मान लो टी लिम्फोसाइट है, वैसे मैक्रोफेज होते हैं स्टार्टिंग में, ठीक है ना। ये मैंने बोला टी लिम्फोसाइट है, तो यहाँ पे जो बाहर की साइड ये इन्वेलप है ना, और अंदर क्या है, न्यूक्लियोकैप्सिड। तो ये अंदर आ जाएगा न्यूक्लियोकैप्सिड, बाकी इन्वेलप बाहर रहेगा, ठीक है, इन्वेलप बाहर रहेगा। तो पहले क्या हुआ, आपका एचआईवी का जो न्यूक्लियोकैप्सिड है वो अंदर आ गया, होस्ट सेल के अंदर आ गया, ठीक है। और अब क्या होगा, आपका ये जो न्यूक्लिक कैप्सिड है, जो कैप्सिड है उसको भी अलग कर देंगे। कैप्सिड तुम हटो, और जो तुम्हारे अंदर क्या प्रेजेंट होता है, आरएनए, उसे बाहर निकालो। ये आरएनए बाहर आ गए, मतलब पहले क्या हुआ, फिर पेनिट्रेशन हुआ और फिर अनकोटिंग हुई कि भाई पेनिट्रेशन हो गया, अब कैप्सिड तुम्हारा काम भी हो गया, अब तुम हटो,
ठीक है, और क्या बाहर निकल जाएंगे, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए और आपके एंजाइम्स पता है ना, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, इंटीग्रेज वगैरह, ठीक है जी। अब क्या होगा मेरी बात समझना, अब यहाँ पे मेरे पास से एक सिंगल स्ट्रैंड आरएनए यहाँ पे एक्ट करेगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। क्या एक्ट करेगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम एक्ट किया, जिसने क्या बनाया, देखो जिसने क्या बनाया, एक पहले से ये था और एक बनाया स्ट्रैंड, डीएनए स्ट्रैंड, ठीक है। एक्चुअली में इसे मैं बोलूँगा मैं डीएनए आरएनए हाइब्रिड, आप बोलोगे ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मेरी बात समझना, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि एक स्ट्रैंड इसमें किसका है, आरएनए का है, और एक स्ट्रैंड यहाँ पे कौन सा बना है, रेड वाला, डीएनए बना है, तो ये हाइब्रिड है ना, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, ठीक है, चेरिमेरिक डी, ठीक है, यहाँ पे क्या हो, डीएनए आरएनए हाइब्रिड बन गया ये। अब क्या होगा, ये जो इसमें ये वाला पार्ट है, कौन सा वाला पार्ट, आरएनए वाला पार्ट, इसको डाइजेस्ट कर देंगे, तो क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ डीएनए वाला पार्ट। तो क्या बन गया ये बताओ, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए, ठीक है। और फिर यही आगे चल के क्या बना लेगा, एप्लीकेशन क्या नाम है, ठीक है, क्या बना लेगा आपका डबल स्ट्रैंड डीएनए। देखो यहाँ तक बात पहुँच गई, डबल स्ट्रैंड डीएनए पूरा समझ में आया कि नहीं आया, मेरी बात समझो। ये आपका वायरस का डीएनए है, ब्लैक वाला, तो पहले रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो वायरस वाला है वो एक्ट करा और आपका डीएनए आरएनए हाइब्रिड बना। व्हाई इट इज कॉल्ड एज हाइब्रिड, बिकॉज इसमें एक स्ट्रैंड किसका है, आरएनए का है, जो वायरस वाला आरएनए है, और एक स्ट्रैंड आपको जो डीएनए वाला बना है, ठीक है। और इसके बाद जो आरएनए वाला है उसको हम डाइजेस्ट कर लेंगे, और यहाँ क्या बचेगा बताओ, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए, और फिर ये बना देगा डबल स्ट्रैंड डीएनए, ठीक है जी। समझ में आया, आया, ठीक है, आ जाओ। अब ये डबल स्ट्रैंड डीएनए जो बना है ये न्यूक्लियस के अंदर जाएगा और जाके हमारे जो होस्ट का जो क्रोमोसोम होगा उससे जाके इंटीग्रेट कर लेगा। सब हेल्प कौन करेगा, एंजाइम इंटीग्रेज। तो मैंने बोला था आपसे कि ये अपने एंजाइम लेके साथ में आया है ना। तो पहला रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज यहाँ यूज़ कर लिया, इंटीग्रेज कहाँ गया, यहाँ यूज़ कर लिया, और क्या बन गया है, प्रोवायरस, है ना, प्रोवायरस बोलते हैं इसको। ओके, कि अब यहाँ पे काफ़ी सालों तक ये शांत बैठा रहेगा, रेप्लिकेट करता रहेगा, बाकी सेलों में पहुँचता रहेगा, लेकिन अभी इन्फेक्शन शो नहीं करेगा, अभी ये शांत बैठ रहे काफ़ी सालों तक, लेटेंसी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये दिखाता रहेगा। एक बार मैं समराइज़ कर देता हूँ, चलो आ जाओ। क्या क्या हुआ, मैंने अभी के लिए बोल लिया, यहाँ पे क्या हुआ, आपका अटैचमेंट हुआ, पहला पॉइंट अटैचमेंट हुआ, और साथ में फिर फ्यूज़न हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, पेनिट्रेशन हुआ, और क्या हुआ, प्लस अनकोटिंग हुई। अब यहाँ से देखो, यहाँ से क्या हुआ, आपके जो सिंगल स्ट्रैंड आरएनए हैं, ठीक है, वो किस में कन्वर्ट हुआ, बहुत से स्टेप्स लगे, लेकिन कन्वर्ट किस में हुआ, डबल स्ट्रैंड डीएनए में। ये स्टेप याद है ना, ये वाले, ठीक है। चलो अब ये जाके हमारे जो एक्चुअल डीएनए है, मान लो ये एक्चुअल डीएनए है, ये है ना, यहाँ पे जाके देखो ऐसे लग गया, ये रेड वाला यहाँ लग गया, बिल्कुल ठीक है। और वो यहाँ पे रेप्लिकेट करता रहा, ठीक है जी, समझ में आ गया। थोड़ा और समझाऊँ इसमें, एक दो बातें, चलो समझना। हाँ, अब जब रेप्लिकेट करेगा तो क्या बनाएगा, बहुत सारे प्रोटीन्स, और प्रोटीन्स की वजह से हम क्या बनवा लेंगे बताओ, कैप्सिड। क्या बन गया, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन, प्रोटीन बने, कैप्सिड बन गया। और यहाँ से ये रेप्लिकेशन हो कि क्या बन गए, बहुत सारे वायरल, है ना, ठीक है। क्या बन गए आपके विरियॉन्स, क्या बोलेंगे यहाँ पे, आरएनए बन गए, है ना। अब ये दोनों आपस में मिल गए तो क्या बन जाएंगे बताओ, असेंबली बोलते हैं इसको, न्यूक्लियोकैप्सिड। अब ये न्यूक्लियोकैप्सिड जब बाहर निकलेगा तो क्या कर लेगा वो, साथ में ये जो होस्ट की जो मेम्ब्रेन है इसको साथ ले लेगा, है ना, और क्या बना लेगा, इन्वेलप बना लेगा। अगर आप पहली बात यहाँ पे ध्यान रखो, यहाँ पे देखो, कहाँ गया, हाँ यहाँ पे कहीं था, तो हाँ ये रहा, कि जो इन्वेलप है उसमें जो लिपिड वाला पार्ट है वो होस्ट के सेल मेम्ब्रेन से आता है, ठीक है। तो वो एक्चुअली में ऐसे आ रहा है। बाकी आपको ये कुछ जानना नहीं है इतना, बस हल्की सी लाइफ साइकिल पता होनी चाहिए, हल्का आइडिया कि पहले हुआ अटैचमेंट रिसेप्टर्स के बीच में, फ्यूज़न, पेनिट्रेशन, अनकोटिंग, देन एक आपको पता होना चाहिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कैसे कैसे काम कर रहा है, फिर इंटीग्रेज हुआ, दैट्स इट, ठीक है जी। इस तरीके से हमारा अंदर चीज़ें चल रही हैं, है ना। फिर वो एक बार डीएनए में लग गया फिर तो रेप्लिकेट करता रहेगा, है ना, ओके, ये सब था।
अब मुझे क्या पढ़ाना है आप लोगों को, नेक्स्ट लेक्चर की बात करेंगे। इस लेक्चर में इतना ही पढ़ाना था। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि अब वायरस पहुंच गया है, सेल के अंदर आ गया है, अपनी लेटेंसी बिता रहा है। अब क्या होगा, अब वायरस कैसे अपने आप को, डिसीज़ आगे कैसे बढ़ेगी, बीमारी कैसे आगे बढ़ेगी। बीमारी थोड़ी ना हुई, अभी तो इन्फेक्शन कहीं ना कहीं हुआ है, वायरस पहुंचा है, अभी कोई दिक्कत लगी ही नहीं रही उस पेशेंट को, अभी तो वो खुला घूम रहा है ऐसे, है ना। तो अभी तो उसे कुछ पता ही नहीं लग रहा। तो अब क्या क्या चीज़ें होंगी आने वाले टाइम में, कुछ कितने कितने समय में, और उसका क्या आगे डिसीज़ प्रोग्रेशन होगा, हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, कैसी लगी ये वीडियो प्लीज़ मुझे बताना। ठीक है जी, चलो, थैंक यू, बाय।